बच्चों जय हिंद। बच्चों आज हम यहाँ पे रसायन विज्ञान में जो दूसरा लेसन है अम्ल, क्षार और लवण, इसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे वैद्युत वियोजन आता है, तो हम यहाँ पे इसकी चर्चा न करके मुख्य जो यहाँ पे हेडिंग है अम्ल, क्षार और लवण, इनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण में जब यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आता है अम्ल यानी एसिड। क्या होती है? तो यहाँ पे इसकी परिभाषा है कि वे पदार्थ, तो वो यहाँ पे परिभाषाएं जो हैं वो यहाँ पे दो हैं। एक परिभाषा जो दी गई है वो आर्हीनियस के अनुसार है और एक जो परिभाषा दी गई है लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के अनुसार है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आर्हीनियस की जो परिभाषा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अम्ल क्या होते हैं? तो यहाँ पे आर्हीनियस के अनुसार या आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धन आयन देते हैं। इससे चल बेटा परिभाषा आपको कोई नहीं मिलेगी। तो आर्हीनियस के अनुसार क्या है, या कह सकते हैं आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल में आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार तो यहाँ पे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धन आयन यानी H+ आयन क्या करते हैं, देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धन आयन यानी H+ देते हैं। अब यहाँ पे जैसे उदाहरण यहाँ पे ले लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3, उसके बाद एसिटिक अम्ल CH3COOH। वैसे फार्मिक अम्ल भी होगा, बहुत सारे अम्ल होंगे, जो यहाँ पे मुख्य हैं तीन, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो बच्चों इनके जो नाम हैं वे आपको याद होने चाहिए और साथ में इनका अनुसूत्र भी आपको मालूम होना चाहिए। अब कैसे? जैसे ध्यान दें, यहाँ पे आपको दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है H2SO4। जब इसका आयनन होगा, आयनन में यहाँ पे ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह लगाएंगे, आयनन हो रहा है। तो आयनन होने पर यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन के धन आयन प्राप्त होंगे और सल्फेट के यहाँ पर क्या प्राप्त होंगे, ऋण आयन प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आयनन किया गया है वे क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो आयनन के पश्चात आपको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन के धन आयन प्राप्त हुए, इसलिए H2SO4 जो है वो क्या है, एक अम्ल है। ऐसे ही HCl आपको दिया गया है, यहाँ पर भी जब इसका आयनन होगा यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, H+ और प्लस होगा Cl-। ऐसे ही जब यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल लेंगे HNO3, तो इसमें से यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा H+ और प्लस होगा NO3-। तो
आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे 3 हमने लिखा है, तो इसमें से ये जो दिया गया है यहाँ पर NO3, अब इसमें देखो एक अभी कमी है और ये कमी है H2SO4 में, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के हमें दिए गए हैं 2 परमाणु और यहाँ पर हमने कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि जितने यहाँ पे धनायन होंगे उतने ही यहाँ पे क्या होंगे, ऋणायन भी होंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया आप ऐसे कहेंगे H+ यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं 2 परमाणु, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके आगे कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। तो इसका मतलब ये इसको हल करेंगे, 1 H+ ये हो जाएगा और 1 H+ ये हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे धनायन हो गए और 2 ही यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो गए, ऋणायन प्राप्त हो गए। तो ये जो दिया गया है धनायनों और ऋणायनों की जो संख्याएं होंगी वे क्या होंगी, समान होंगी। और हम जैसे ये अपने शाला में पढ़ा लेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे जो आयनिक सिद्धांत है उसके बाद में चर्चा करेंगे, तो आपकी समझ में ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया अम्ल। तो आपको क्या बताया गया है कि आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन यानी H+ आयन देते हैं। अब आर्हीनियस के अनुसार यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो है भस्म या इसको कहते हैं क्षार भी कहते हैं, इसकी परिभाषा बेस। तो आर्हीन, क्योंकि हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं वो यहाँ पे अभी है आर्हीनियस के अनुसार है। तो यहाँ पर जो भस्म दिया गया है तो इसमें क्या होगा, भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन आप कहेंगे कि देते हैं। भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, यहाँ से OH-, ये यहाँ पे अगर देंगे तो ये क्या कहलाएंगे, भस्म कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक बात आप यहाँ पे और ध्यान दो कि जैसे ये दिया गया भस्म और क्षार हमने लिखा है, तो आप ये याद रखें कि जो भस्म है अगर उसमें यहाँ पे OH नहीं है तो उसको आप क्या कहोगे, भस्म कहोगे। और यहाँ पे अगर OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन आपको यहाँ पे दिए गए हैं तो फिर उसको आप क्या कह सकते हो, क्षार कह सकते हो। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर ध्यान दें, अमोनिया NH3 क्या है, भस्म उसको आप कह सकते हो, लेकिन क्षार उसे आप नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसमें से OH नहीं है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले आर्हीनियस के अनुसार परिभाषा जब लिखेंगे तो यहाँ पर होगा कि भस्म या क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH और यहाँ माइनस लगा देंगे देते हैं। अब इसमें उदाहरण में जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, उसके बाद यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये यहाँ पे कुछ इसके उदाहरण दिए गए हैं। अब जब इनका आयनन किया जाएगा, जैसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे NaOH, यहाँ पर इसका आयनन होगा तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा Na+ और प्लस हो जाएगा OH-। दूसरा जैसे हमने ले लिया यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आपको प्राप्त होगा K+ और प्लस होगा OH-। फिर हमने लिया Ca और उसके बाद OH का होल ट्वाइस, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, ये दिया गया है Ca और यहाँ पे डबल प्लस और यहाँ पर हो जाएगा
OH और यहाँ पे माइनस। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि ऊपर जब इसमें से लिखा गया था तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जो धन एक लिखा था H का प्लस, और सल्फेट के यहाँ पे जो ऋणायन थे इसमें से 2 लिखा गया था। तो यहाँ पर अगर प्लस के 2 यहाँ माइनस के 1 है, तो यहाँ पे जो आपको दिया गया OH इसके 2 यहाँ पे अणु हैं, यहाँ कितना लिख देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। एक OH माइनस इसमें होगा, एक OH माइनस इसमें होगा, तो 2 प्लस इसके हो जाएंगे, 2 माइनस इसके हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब इन तीनों का यहाँ पे आयनन किया गया है, तो आयनन करने के पश्चात हर एक में आपको यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन आपको प्राप्त हुए हैं। इसलिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिए गए हैं, ये तीनों क्या हैं, क्षार हैं। तो बच्चों ये जो परिभाषा आपको बताई गई है ये है किसके अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार। और ये आप लोग अब दूसरा लेसन यहाँ पे आप बना लीजिए और साथ में कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिए, और साथ ही जो पहला लेसन समाप्त हुआ है उसके जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी पे हल करते रहें। बात किया था आर्हीनियस के अनुसार, अम्ल और क्षार की परिभाषा बताई थी। अब वैसे ही यहाँ पे लॉरी व ब्रॉन्स्टेड के अनुसार, लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। और भस्म में क्या होगा या क्षार में क्या होगा कि भस्म या क्षार वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि देने वाला जो है यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, और जो लेने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, भस्म कहलाएगा। तो ये परिभाषा आप यहाँ पे नोट कर लेना अपनी कॉपी पे कि लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन यहाँ पे H प्लस दे सकते हैं। ठीक, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो यहाँ पे दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है या HCl जो होता है, अगर उसको जल में घोला जाए तो ये क्या करेगा कि जल का जो परमाणु होगा उसको एक प्रोटॉन यानी H प्लस क्या करेगा, दे देगा। इसलिए यहाँ पर HCl जो है वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे HCl को जल में घोलने पर यह जल यानी H2O, जल जो आपको दिया गया है को H प्लस प्रदान करता है। अब बच्चों देखो यहाँ पर कौन दे रहा है, HCl किसको दे रहा है, जल को दे रहा है। तो यहाँ पे जो देने वाला है वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, HCl जो है वो क्या है, यहाँ पे अम्ल है। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप इसको रिएक्शन के रूप में लिखना चाहें, जैसे आपको दिया गया HCl जल का
अणुसूत्र H2O ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है आयनन की क्रिया इसमें यहाँ पर हुई, तो ये जो H है वो निकल के किसके साथ में जुड़ेगा, जल को दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो दिया गया है हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। इसका सूत्र हो जाएगा H3O और ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे और साथ में क्या हो जाएगा, इसमें से बचा गया H निकल गया, क्लोरीन बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड के ऋण आयन हो जाएंगे और इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCl है उसने क्या किया, जल के अणु को एक हाइड्रोजन का परमाणु दे दिया, इसलिए क्या हो गया, अम्ल हो गया। अब आप क्या बताया था, दूसरा यहाँ पे भस्म या क्षार, और ये आपको बता ही चुके हैं कि क्षार आप तभी कहोगे जब उसमें से OH होगा, और अगर OH नहीं है, जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया था अमोनिया, इसका उदाहरण दिया था कि अमोनिया जो है वो भस्म है, क्षार नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें से जो OH वहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे है कि भस्म वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। भस्म वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप अगर उदाहरण के तौर पर ध्यान दें तो जो अमोनिया है, अमोनिया को जल में घोलने पर इसको अमोनिया को जल में घोलने पर या जल से प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है। ऐसे ध्यान देना, जैसे अमोनिया का जो अणुसूत्र है वो होता है NH3 और इसके बाद जल का सूत्र होता है H2O और यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है, आपने उदाहरण लिखा अमोनिया को जल में घोलने पर, ये अमोनिया हो गया और ये जल हो गया, घोला गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब की जो है वो यहाँ पे जल से हाइड्रोजन का एक परमाणु निकलेगा और वो जुड़ेगा किसके साथ में, अमोनिया के साथ में जुड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा ये NH4 और ये यहाँ पे आके जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस यहाँ से निकल गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे अमोनिया को ग्रहण कर लेता है, इसलिए अमोनिया क्या है, यहाँ पे भस्म है। तो ये जो यहाँ पे आपको बताया गया है, आज हमने कुल चर्चा किया है यहाँ पे अम्ल और क्षार की परिभाषाओं के बारे में। तो आपको दो परिभाषाएं बताई गई हैं, एक है आर्हीनियस के अनुसार और एक है लॉरी और ब्रॉनस्टेड के अनुसार। अब अम्लों के सामान्य गुणों के बारे में, तो सबसे पहले इसमें पहला जो गुण होता है वह प्रबल अम्ल जो होते हैं वे प्रबल संक्षारक पदार्थ होते हैं, अर्थात अगर इनके प्रभाव में कोई वस्तु आती है, जैसे लकड़ी है,
कागज है, कपड़ा है, त्वचा है यानी हमारा शरीर है, वह इसको क्या करते हैं, गला देते हैं, यानी गलाकर नष्ट कर देते हैं। तो पहला नंबर क्या है कि प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ होते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको, अर्थात अपने प्रभाव से अपने प्रभाव से यहाँ पे क्या करते हैं, ये लकड़ी, कपड़ा, लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को जलाकर नष्ट कर देते हैं। और अगर मान लिया आप इतना नहीं याद कर सकते हो तो केवल आप इतना याद कर लो कि प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ होते हैं। दूसरा नंबर है कि अम्लों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद जो है खट्टा होता है। और तीसरा जो है कि जो अम्ल होते हैं वे जल में मिले होते हैं, और जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जिसके कारण क्या होता है कि विलयन का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पे ये जो प्रबल अम्ल होते हैं इनको कम करने के लिए कभी भी जल नहीं मिलाते, बल्कि जल को यहाँ पे अम्ल जल में अम्ल को धीरे धीरे मिलाते हैं यहाँ पे। तो इसमें से आपको केवल ये याद रखना है कि अम्ल जो होते हैं वे जल में मिले होते हैं। अम्ल जल में मिले होते हैं। उसके बाद चौथा जो नंबर है, यहाँ पे अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस कागज को या पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और बच्चों यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिए कि कभी कभी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जब क्षार की तुलना आप पढ़ेंगे तो क्षार क्या करेंगे, वो लाल को नीला कर देते हैं। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे इसको हम कैसे याद करें। तो इसलिए आप यहाँ पे एक छोटा सा सूत्र याद रखो, और वो सूत्र है अनीला। क्या सूत्र है, अनीला। तो अब मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अम्ल नीले को क्या कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। और अगर यहाँ पे आप ये तो मालूम है कि अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, तो बचा कौन तुम्हारे पास, क्षार बचा। तो क्षार क्या करेगा, लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो ये आप यहाँ पे सूत्र यहाँ पे याद रखिए, अनीला। यहाँ पे इससे समझ में आ जाएगा आपको, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, जो क्षार होते हैं वो लाल को क्या करेंगे, नीला कर देंगे। इसके बाद अम्ल जो होते हैं,
अम्ल जो यहाँ पे जिंक, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम आदि कई धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया आपको दिया गया जिंक दिया गया है और इसकी जो क्रिया है वो कराई गई इससे सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई गई है। जब इससे क्रिया कराई जाएगी यहाँ पर क्या होगा, जो जिंक है वो सल्फेट से क्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। यहाँ पे आपको प्राप्त होगा ZnSO4 और प्लस क्या होगा H2, आपको ये यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब जैसे यहाँ पर मान लें आपको दिया गया है मैग्नीशियम धातु दी गई है और यह जो क्रिया कर रही है मान लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रही है। यहाँ पर क्या होगा, आपको प्राप्त होगा MgCl2 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर H2। अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो दिए गए हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इधर क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु हैं, इसलिए यहाँ पे कितने होने चाहिए, यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पे जो इसका 6वां नंबर होता है, 6वें नंबर में है कि अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अम्ल क्षारों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण का निर्माण करते हैं। यानी इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, लवण बनता है। अब यहाँ पे अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनने की जो क्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये पेपर बहुत ऊंची आती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आपको उत्तर क्या होगा, अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे चाहे राइट लिख लें, इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप ले लें, कोई अम्ल ले लें, मान लिया हमने यहाँ पे कौन सा लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पर जो हमें दिया गया क्षार वो कौन दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी यहाँ पर क्या होगा, आपको प्राप्त होगा NaCl प्राप्त होगा, यानी सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। ये यहाँ पर है अम्ल और ये जो आपको दिया गया है ये है क्षार, और यहाँ पे जो बना है ये क्या बना है, लवण, और ये यहाँ पे क्या दिया गया है, जल। तो क्या बताया गया, अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये जो आपके साथ का उदाहरण वो हो गया HCl + NaOH = NaCl +
H2O। तो बच्चों ये जो यहाँ पे 6 गुण आपको बताए गए हम लोग के, इनको आप लोग दूर कर लेंगे। तो एक वर्ष ये प्रश्न जो पूछा गया है वह यहाँ पे आया था, अम्ल और क्षार इसे कहते हैं, इनके सामान्य गुण लिखिए। जब भी कभी यहाँ पे लिखने के लिए गुण आए तो आप यहाँ पे 5 गुण यहाँ पे अवश्य लिखेंगे। ठीक है, फिर जो हमने बात किया था अम्लों के गुणों के बारे में, तो अब यहाँ पे क्या है, क्षारों के सामान्य गुण। जैसे अभी आपने पहले पढ़ा था कि प्रबल अम्ल जो होते हैं वे प्रबल संक्षारक होते हैं, उसी प्रकार प्रबल क्षार भी जो होते हैं वे भी यहाँ पे क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। यहाँ पे पहला नंबर होगा प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं। लेकिन इसमें आपको ये याद रखना होगा कि इनका जो प्रभाव होता है वह अम्लों की तुलना में यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। और उसके बाद दूसरा जो मेरे नंबर है वो होता है जो क्षार होते हैं उनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। और तीसरे नंबर में यहाँ पर जैसे अम्ल जो हैं जल में विलेय होते हैं, उसी प्रकार क्षार भी जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। यहाँ पर क्षार जल में विलेय होते हैं। चौथा नंबर, जो क्षार होते हैं यहाँ पे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तथा जो फिनाइल सूचक होता है उसके साथ में ये गुलाबी रंग है। तथा फिनाइल के साथ गुलाबी रंग देते हैं। और पांचवा जो नंबर है वो है कि क्षार होते हैं वे साबुन के जैसे चिकने होते हैं। क्षार साबुन के जैसे चिकने होते हैं। और छठवां नंबर इसमें है कि जो इसमें से क्षार होते हैं वे तेलों और वसाओं के साथ क्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। क्षार तेलों व वसाओं के साथ अभिक्रिया करके
ग्लिसरॉल तथा साबुन बनाते। जैसे बच्चों यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि आपको दिया गया है स्टेरिक अम्ल, यहाँ पे दिया गया है, कौन सा अम्ल दिया गया है आपको? स्टेरीन आपको दिया गया है और इसकी जो क्रिया है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराई जाए, आपको यहाँ पे सोडियम स्टीरेट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जैसे इसका सूत्र होता है C17H35 C2O2CH2, फिर यहाँ पे C17H35 C2O2CH और फिर यहाँ पे C17H35 C2O2CH2। ये जो दिया गया है ये क्या है? एक वसा है और इसका नाम क्या है? स्टीयरीन। ये यहाँ पे दिया गया, ये क्या है? वसा है। अब इसकी जो अभिक्रिया है वो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा वो सबसे पहले प्राप्त होगा ग्लिसरॉल CH2OH CHOH, यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। ये आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ। इसको क्या कहते हैं? ये जो दिया गया है आपको प्राप्त हुआ है इसका सूत्र है ग्लिसरॉल का। और एक साल बच्चों 2 नंबर में केवल यही पूछा गया था कि ग्लिसरॉल का अणु सूत्र लिखिए। यहाँ पे CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें से सोडियम जो है स्टीयरीन से क्रिया करेगा, यहाँ पे बनेगा क्या? सोडियम स्टीयरेट। यहाँ पे इसका सूत्र होगा C17H35 COONA और यहाँ पर इसको संयुक्त करने के लिए 3, यहाँ पे C17H35 करने के लिए एक 3 दिए गए, 3 से यहाँ पे गुणा कर दिया। Na के भी कितने हो गए? 3, यहाँ पर कितने गुणा कर दिया? 3 से। ये जो आपको प्राप्त हुआ इसको कहेंगे सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट ये आपको प्राप्त हुआ। ये जो सोडियम स्टीयरेट दिया गया है ये यहाँ पे दिया गया आपको, यहाँ पे आपको दिया गया है। इस प्रकार से बच्चों इसके यहाँ पे कितने नंबर हो गए? 6 हो गए। अब यहाँ पे जैसे एक आप और लिख सकते, लेकिन वो वाला जो नंबर है वो यहाँ पे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अम्ल में आप लिख चुके हो। जैसे अम्ल में आपने लिखा था कि अम्ल जो होते हैं वे क्षार से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। तो उसी प्रकार अम्ल की जगह पे आप क्या कर दीजिए? क्षार कर दीजिए और क्षार की जगह पे आप क्या कर दीजिए? अम्ल कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्षार जो होते हैं वे अम्ल के से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं और इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों इनको भी आपको क्या करना है? अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और अच्छे से इनको तैयार करना है। धन्यवाद।